हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारी HPAS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की डिस्कशन सीरीज, जहां पर मैं डे नंबर 29 अब आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं। डे 29 में हम एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो 2017 के पेपर में हमसे पूछे गए थे, राइट। और इससे पहले के जो 28 डेज हम आपके साथ ये सीरीज कंटिन्यू कर चुके हैं, वहां पर हम ऑलरेडी ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के, हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो सब्जेक्ट्स मिस कर दिए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इस प्लेलिस्ट को जाकर के एक्सप्लोर करिए, और डे 1 से लेकर के डे 28 तक की भी जो वीडियोस हैं उनको भी एक बार फटाफट से आप लोग देखिए, ताकि सभी सब्जेक्ट्स के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो आप लोग एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें, राइट। तो अब हम बात करते हैं डे नंबर 29 एनवायरमेंट के क्वेश्चंस 2017 ईयर के हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अबाउट द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन, किस साल में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया है? ये इंडियन लॉज, इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, उससे जुड़ा हुआ ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो ऑप्शंस दिए गए 1988, 1990, 94 एंड 96। करेक्ट आंसर यहां पर पता करना बहुत इजी है सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने हल्का सा भी इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में या इंडिया के अंदर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए उनके बारे में पढ़ा हो। तो हम लोग वहां पढ़ते हैं 1988 इज द ईयर व्हेन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड। इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी 1994 से, यानी कॉलोनियलिस्ट्स के टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से इंडिया में एक फॉरेस्ट पॉलिसी बन रखी है, ठीक है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमने उस फॉरेस्ट पॉलिसी को चेंज किया, हमने 1952 में नई फॉरेस्ट पॉलिसी लेकर आए और फिर 1988 में हम लोगों ने उसको दोबारा से रिवाइज किया। और करंटली जो हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया में अभी लागू है वो 1988 में लाई गई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। उसका विजन क्या है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का, वो मैंने यहां पर आपको लिख के बता दिया है कि वी हैव टू मेंटेन एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। हम फॉरेस्ट्स को कंजर्व करें इस तरीके से ताकि जो हमारे पर्यावरण का संतुलन है वो संतुलन बना रहे, उसमें कोई ज्यादा नुकसान ना हो, जिससे कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, उनके बीच में एक संतुलन बना रहे, उन सबकी डेवलपमेंट होती रहे, राइट। इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो जंगलों से और फॉरेस्ट से हमें मिलेंगे, दीज इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे आर सबऑर्डिनेट टू द प्रिंसिपल एम। इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेना हमारा प्रिंसिपल एम नहीं है पॉलिसी में। पॉलिसी में कहा गया है कि हमारा प्रिंसिपल एम क्या है कि हम जो जंगल हैं, जो वन है, उनका संरक्षण करें और उससे इकोनॉमिक, आर्थिक फायदे उठाने का जो काम है वो हम सेकेंडरी रखेंगे, वो हम बाद में रखेंगे। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने यहां पर आपके लिए मेंशन कर दिए हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस हमें मेंटेन करना चाहिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जेनेटिक रिसोर्सेज जो हमारे जंगलों के अंदर मौजूद हैं, इतनी विविधता मौजूद है, जैव विविधता हो चाहे वो जेनेटिक विविधता हो, उसको हम लोग बचा कर रखेंगे। सॉइल इरोजन हम लोग रोकेंगे। सॉइल इरोजन और डेनुडेशन कैसे रुकेगा? जब जंगल होंगे तो ऑटोमेटिकली मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, मिट्टी की जो कटान है, जो इरोजन होता है सॉइल का, वो वहां पर नहीं होगा, जिससे और भी हमें बहुत फायदे होंगे। जो बाढ़ आती है, जो हमारे डैम्स के रिजर्वॉयर्स में सिल्टेशन हो जाता है, बहुत सारा जो सेडिमेंट है वहां इकट्ठा हो जाता है, ये सारी चीजों में कमी आएगी अगर हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सैंड ड्यून्स रुकेगा। जो रेगिस्तान राजस्थान के वेस्टर्न इलाकों में पाया जाता है, वो रेगिस्तान फैलेगा नहीं। हम जब जंगल लगाएंगे तो ये जो सैंड ड्यून्स है, मिट्टी के टीले हैं, ये टीले वहीं पर रहेंगे, ये बहुत ज्यादा और राजस्थान के रीजन में एक्सपैंड नहीं होंगे। फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना है हमें, और नए पेड़ लगाने हैं और नए वन हमें बनाने हैं। जो ट्राइबल और रूरल पॉपुलेशन है उनको जंगल पे डिपेंडेंट रहते हैं, बहुत सारे संसाधन उन्हें जंगलों से मिलते हैं, चाहे वो जलाने के लिए, कुकिंग करने के लिए लकड़ी हो, चाहे खाने के लिए या ट्रेड करने के लिए जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो फल फूल या फिर जो बीज उन्हें मिलते हैं जंगलों से, ये सारी चीजों को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर कवर किया गया है। और इसी वजह से 1988 की ये पॉलिसी आज तक रेलेवेंट है। अभी तक हमने इस पॉलिसी को चेंज नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट इस पॉलिसी को थोड़ा सा रिवैम्प करेगी, मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से इसमें थोड़े से चेंजेस लेकर आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अपिको मूवमेंट वाज लीड बाय Which of these following leaders? सुंदरलाल बहुगुणा, पांडुरंग हेगड़े, वंदना शिवा एंड अमृता देवी। अपिको मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस मूवमेंट रहा है साउथ इंडिया का, जहां पर पेड़ों को कटने से रोकने के लिए जो वहां के लोकल लोग थे उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया। जस्ट लाइक हमने देखा है कि उत्तराखंड में हम जब देखते हैं तो जो ट्रीज को हग करने की एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जहां पे ट्रीज को गले लगाने की एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उसको सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था।
जिसको हम चिपको आंदोलन भी कहते हैं, राइट। उसमें हम पेड़ों को कटने से रोकने के लिए जो वहां के लोकल गांव वाले थे उन्होंने काम किया। इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए पांडुरंग हेगड़े जी ने, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इन्होंने आपिको मूवमेंट को लीड किया इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका इन 1983, राइट। तो चिपको मूवमेंट जो उत्तराखंड का था, इससे इंस्पायर हो गए। चिपको मूवमेंट में उन्होंने जंगलों को कटने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी की अध्यक्षता में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और कर्नाटक में आपिको मूवमेंट स्टार्ट हुआ है बाय पांडुरंग हेगड़े। और ऑब्जेक्टिव सेम था कि हम जंगलों को कटने से रोकने के लिए जो पेड़ हैं उनको लोग घेर के खड़े हो जाएंगे, उनको गले लगा के खड़े हो जाएंगे, ताकि जो वुड कटर्स आए हैं, चाहे जो मशीनें आई हैं पेड़ों को काटने के लिए, वो अपना काम ना कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट अप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2017 का जो पेपर आया है दोस्तों, इस पेपर में 2-3 क्वेश्चन ही एनवायरनमेंट के ऐसे थे जो मैं कहूंगा कि थोड़े मुश्किल थे, जिनको आंसर करने में थोड़ी मुश्किल आई होगी। लेकिन ओवरऑल 2017 का एनवायरनमेंट का पेपर काफी इजी था। जो 1-2 क्वेश्चन मुश्किल पूछे गए उसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद कॉलम 2। आपको 4 आइटम्स यहां पर दिए गए हैं। ये चारों आइटम्स इंडिया में पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को या पॉल्यूशन को रोकने के लिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कानून जो बनाए गए, उन कानूनों के ऊपर एक क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंडरी रूल्स एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। ये अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए, हैजार्डस वेस्ट को मैनेज करने के लिए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो हमारे शहरों में सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, कूड़ा जनरेट होता है, इसको मैनेज करने के लिए, और डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए। अब ये क्वेश्चन हमसे क्यों पूछा गया? 2017 का एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन के पीछे थोड़ा सा करंट अफेयर्स का भी इसमें इशू है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही 2016 में इन तीनों रूल्स को अमेंड किया था। ठीक है, जो हमारे ई वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के रूल्स हैं, इन रूल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोबारा से अमेंड किया और 2016 में ये रूल्स दोबारा से निकाले गए। इसी वजह से शायद कमीशन ने ये क्वेश्चन आपसे पूछा, और आपसे पूछा कि किन सालों में पहली बार इन रूल्स को नोटिफाई किया गया था। आपको करेक्टली मैच करना है, राइट। करेक्ट आंसर मैं आपको यहां पर बता देता हूं इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को 2002 में इनेक्ट कर दिया गया था, राइट। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पी को हम मैच करेंगे 4 के साथ, और पी को अगर 4 के साथ मैच करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी वहां पर खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद हमें बस इतना देखना है कि आर और एस की करेक्ट मैचिंग क्या है, हैजार्डस और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की करेक्ट मैचिंग क्या है। करेक्ट आंसर है यहां पर ऑप्शन सी, दैट इज दी हैजार्डस वेस्ट। वो 2008 में आपके इनेक्ट किए गए थे, और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वो सबसे पुराने रूल्स हैं, 2000 में ही, 2000 में ही इनको इनेक्ट कर दिया गया था, राइट। तो एक बार एक्सप्लेनेशन पे नजर डाल लेते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का एक्ट है। 2002 में हमने एक्ट क्यों बनाया? इंडिया ने सीबीडी को, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको साइन कर दिया 1992 में, ठीक है। और इसके बाद इस कन्वेंशन को रेटिफाई करने के लिए इंडिया को अपने नेशनल लेवल पे भी कुछ लॉज बनाने की जरूरत थी, और वो लॉ हमने बनाए हैं 2002 में जाकर के। क्लियर हो गया। इसके बाद ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2011 में पहली बार लाए गए बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वहां पर लेकर आया। लेकिन 2016 में हमने इसको दोबारा से रिवैम्प कर दिया, राइट। सो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो आज के समय इन्फोर्स्ड हैं वो 2016 में लाए गए रूल्स हैं, इससे पहले 2011 में लाए गए थे। हैजार्डस वेस्ट की अगर हम बात करें तो ये रूल सबसे पहले 2008 में नोटिफाई किए गए, और फिर इनको 2016 में दोबारा से रिवैम्प किया गया, और फिर इन 2016 के रूल्स को 2019 में दोबारा से चेंज किया गया, दोबारा से अमेंड किया गया। सो करंटली जो रूल्स अभी इन्फोर्स्ड हैं वो कौन से हैं? हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंडरी अमेंडमेंट रूल्स 2019, राइट। अमेंड करने के बाद, कुछ उसमें संशोधन करने के बाद दोबारा से रूल्स को 2019 में एक्टिव किया गया। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का रूल्स, ये सबसे पुराने इंडिया के अंदर जो रूल्स हैं वो चल रहे हैं। 2000 में इन रूल्स को सबसे पहले इनेक्ट किया गया था, राइट। और 2016 में इनमें दोबारा से थोड़ा सा चेंज किया गया, और इस वक्त जो करंटली इन्फोर्स्ड रूल्स हैं दे आर न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। इन्हीं रूल्स के हिसाब से भारत के अंदर चाहे वो ई वेस्ट हो, कैसे उसका डिस्पोजल होगा, हैजार्डस वेस्ट हो, कैसे उसका डिस्पोजल होगा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो, कैसे उसका डिस्पोजल होगा, ये सारी चीजों के प्रोविजंस इन्हीं रूल्स में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये। आपको इन रूल्स के साल के अलावा ये भी पता होना चाहिए कि इन रूल्स में क्या बातें कही गई हैं, क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी आपको पता होने चाहिए। क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन विच ईयर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वाज लॉन्च इन इंडिया। ऐसे सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस भी हमें काफी पूछे गए 2017 के एनवायरनमेंट के पेपर में। 1973, 75, 72, 1980
अब जो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है वो 1975 में इंडिया में स्टार्ट किया जा चुका है। सबसे पहले उड़ीसा के राज्य में हमने इसको स्टार्ट किया था एज घड़ियाल एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम, और बाद में इसको मगर कंजर्वेशन प्रोग्राम इसमें जोड़ दिया गया, और ये टोटल जो पूरे दोनों प्रोग्राम थे इनको हमने नाम दिया इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, राइट। सो ये इस प्रोग्राम की वजह से अब अगर हम देखें इंडिया में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो कि खारे पानी में भी रह सकते हैं, और जो हमारे नदियों में फ्रेश वाटर में रहने वाले क्रोकोडाइल्स हैं उनकी मात्रा काफी बढ़ गई है। घड़ियाल जो कि एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडिया की स्पीशीज है उसके नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। ऑल्दो सिर्फ उत्तर भारत की कुछ नदियां हैं, चंबल और यमुना की कुछ नदियां हैं जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वहां पर हमें घड़ियाल की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अदरवाइज घड़ियाल की पॉपुलेशन इंडिया में काफी बड़ी मात्रा में विलुप्त हो चुकी है। क्लियर हो चुका है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर इन द यूएन एजेंडा ऑफ 2030। यूएन 2030 एजेंडा के जो एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हम सबको पता होना चाहिए कि टोटल 17 एसडीजीज यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट किए हैं, और वो 17 एसडीजीज मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। एटलीस्ट ये नंबर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और इसमें जो पहले 10 गोल्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, चाहे वो पॉवर्टी एलिमिनेशन का गोल नंबर 1 हो, हंगर एलिमिनेशन का गोल नंबर 2 हो, कि हमें पहले तो पूरी दुनिया में गरीबी जो है, एब्जेक्ट पॉवर्टी जो है उसको कम करना है, उसे खत्म करना है, नंबर 1 गोल। कब तक खत्म करना है? ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक अचीव करना है हमें। हमने अपना टारगेट रखा हुआ है 2030 तक हम ये गोल्स अचीव करेंगे। पॉवर्टी खत्म करेंगे दुनिया से, जीरो हंगर यानी कि हंगर भूखमरी की जो दिक्कत है उसको हम दुनिया से खत्म करेंगे। गुड हेल्थ एंड वेलबींग लोगों का सुनिश्चित करेंगे, हेल्थ के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। एजुकेशन होनी चाहिए क्वालिटी लोगों के लिए, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, फीमेल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और इसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन कैसे हम जनसंख्या को देंगे, लोगों को देंगे। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे और हमारी एनर्जी की जरूरतें पूरी हों। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कैसे जो है बेहतर की जाएं। इंडस्ट्री में और इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे इनोवेशन किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए। इनइक्वालिटीज कैसे दूर की जाए, चाहे वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, चाहे वो सोशल इनइक्वालिटी हो। ये जो असमानता की दिक्कत है दुनिया में, इसे कैसे दूर करें। सिटीज एंड कम्युनिटीज को कैसे सस्टेनेबल बनाएं, जो हमारे शहर हैं उन शहरों को कैसे हम लोग सस्टेनेबल बनाएं। कंजम्पशन और प्रोडक्शन के तरीकों में क्या चेंज लाएं कि वो रिस्पॉन्सिबल रहे, हम वेस्ट जनरेशन ज्यादा ना करें, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ज्यादा ना करें, और जो हमें प्रकृति से रिसोर्सेज मिले हैं, जो संसाधन मिले हैं, उन संसाधनों का कैसे हम अच्छा यूज कर सकें। एंड फाइनली क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज को रोकना है। अंडर वाटर लाइफ, एक्वेटिक लाइफ को कंजर्व करना है। टेरेस्ट्रियल लाइफ, जमीन के ऊपर जो लाइफ है उसे कंजर्व करना है। ये हमारे टोटल 15 गोल है, और उसके बाद 16वां गोल है कि पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए, न्याय जस्टिस होना चाहिए, और इसके लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अच्छे होने चाहिए। एंड फाइनली पार्टनरशिप होनी चाहिए। इन सभी गोल्स को अगर अटेन करना है सभी देशों को, तो उनको आपस में भी कोलैबोरेशन करने की जरूरत है। ये हमारा 17 गोल है। सो इन टोटल देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 17 के 17 गोल्स आपको याद होने चाहिए, और ये गोल्स कब तक अटेन करने हैं आपको 2030 तक, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अबाउट समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड कन्वेंशंस। कुछ यहां पर हमें समिट और प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशंस मेंशन की गई हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो ऑब्जेक्टिव यहां पर हमें बताया गया है। तो हमें कौन सी प्रोटोकॉल्स दिए गए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल एंड अर्थ समिट। और दूसरी तरफ हमें कॉलम में बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, स्टेबिलाईजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, environment and sustainable development, and total elimination of ozone depleting substances. Now, Montreal Protocol is a protocol under the Vienna Convention. ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले वियना कन्वेंशन आई। ठीक है, वियना कन्वेंशन के अंदर हमने एग्री किया कि ओजोन लेयर को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जो कि हमारा नंबर 1 एलिमेंट है यहां। सो हम Q को मैच करेंगे 1 के साथ। Q को अगर 1 के साथ मैच करें तो ऑलरेडी मेरा A ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, C ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, और अब मुझे B और D के अंदर से अपना आंसर जो है वो चुनना है। अब यहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो बात है, दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द ओजोन लेयर, और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने डिसाइड किया है कि हम जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं इनको बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे, इनकी प्रोडक्शन बंद कर देंगे, इनका यूज बंद कर देंगे। क्लियर है? तो इस वजह से जो हमारा वियना कन्वेंशन है दैट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, और इस कन्वेंशन में हमने डिसाइड किया एक प्रोटोकॉल जिसमें हमने माना कि हम जितने भी ओजोन डिप्लीट करने वाले सब्सटेंस हैं उनको खत्म कर देंगे, उनका यूज बंद कर देंगे। सो P इज मैच्ड विथ 4, और अगर P को हम 4 के साथ मैच करें तो करेक्ट आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन नंबर B।
राइट। सो करेक्ट आंसर यहां पर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्ट्रियल फॉर डिप्लीशन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, क्योटो प्रोटोकॉल फॉर ग्रीन हाउस गैसेस, हमने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जहां पर हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर हमने क्योटो प्रोटोकॉल लाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मेथेन और जो दूसरी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी प्रोडक्शन को कैसे हम लोग लिमिट करें। और फाइनली अर्थ समिट जो होती है हर 10 साल पे, वो एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर की जाती है। और ये वर्ल्ड समिट जो है वो 2022 में या 23 में अगली वर्ल्ड समिट ऐसी होने जा रही है। क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, in context of environment the term dirty dozen refers to, dirty dozen कुछ ऐसी 12 चीजें जो कि एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खराब हैं, शायद इसीलिए हमने इसको नाम दिया डर्टी, एंड डजन विच मींस 12, राइट। सो कौन से 12 चीजें हैं? 12 ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, 12 मोस्ट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस, 12 मोस्ट डिग्रेडेड इकोसिस्टम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ 2016 में पूछे गए एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, और वहां हमने देखा था कि देयर इज अ कन्वेंशन विच इज नोन एज स्टॉकहोम कन्वेंशन, राइट। और ये स्टॉकहोम कन्वेंशन हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को रोकने का काम कर रहे थे। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि इंडिया की गवर्नमेंट ने किस साल में स्टॉकहोम कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, राइट। और स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में मैंने आपको पूरी चीजें भी जो है कल के लेक्चर में बताया था, और वहां हमने देखा था कि इस कन्वेंशन के अंदर हम लोग 12 पीओपीज को आइडेंटिफाई करते हैं, और इन 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में 9 को टोटल बैन करने की बात हो रही है, एक डीडीटी को रेगुलेट करने की बात हो रही है, और बाकी 2 जो हैं फ्यूरान एंड डाइऑक्सिन्स, इनको भी रेगुलेट करने की बात हो रही है। तो ये 12 जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं डर्टी डजन। तो करेक्ट आंसर यहां पर है नंबर 2, और हमारा जो ऑप्शन है यहां पर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इनको हम स्टॉकहोम कन्वेंशन में रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हीं को हम नाम देते हैं डर्टी डजन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन, ज्यादातर जैव विविधता किन देशों में पाई जाती है? डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में, इक्वल इन बोथ, या नन ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है, अगर आप थोड़ा सा भी अपने एनवायरनमेंट के बारे में चीजों को पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर हमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके कुछ कारण भी हैं। कारण क्या है? पहली तो ये जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर आप देखोगे ज्यादातर ट्रॉपिकल कंट्रीज डेवलपिंग है, और जो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज हायर लैटिट्यूड्स में लोकेटेड हैं। यूएस, कनाडा, नॉर्दर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, अगर आप देखते हैं ये सभी कंट्रीज ट्रॉपिक से काफी दूर हैं, ठंडे इलाकों में हैं या टेम्परेट इलाकों में हैं, राइट। और इस वजह से हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी ज्यादा कहां होगी? ट्रॉपिकल एरियाज में, क्योंकि यहां पर सनलाइट अच्छी रहती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, रेनफॉल ज्यादा होती है, और इस वजह से यहां ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज्यादा डाइवर्सिटी होगा। जैसे इंडिया है, जैसे सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सेंट्रल अमेरिका है, या फिर साउथ अमेरिका का जो रीजन है, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया वाला, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, चाइना, इन सभी कंट्रीज में हमें ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल कंट्रीज है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में आने वाली कंट्रीज है। ऑटोमेटिकली हमारा आंसर यहां पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। दूसरा एक और कारण है, वो दूसरा कारण क्या है कि ट्रॉपिकल होने के साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज में हम मानकर चलते हैं कि फॉरेस्ट्स और एनिमल्स, उनकी मात्रा अभी भी काफी ज्यादा है। डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी फॉरेस्ट को काफी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ को काफी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो इस कारण से डेवलपिंग कंट्रीज दे ऑल्सो हैव अ वास्ट नेचुरल रिसोर्स। उनके पास, चाहे आप ब्राजील को देखिए, चाहे इंडिया को देखिए, चाहे इंडोनेशिया को देखिए, इन सभी कंट्रीज में जंगलों की मात्रा अभी भी बची हुई है, और इस वजह से यहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर जो जंगल हैं या तो वो काटे जा चुके हैं, या फिर उनको शहरों में तब्दील किया जा चुका है, या फिर उन जंगलों को ट्रांसफॉर्म करके इकोनॉमिक यूज के लिए अब यूज किया जाता है, उसमें वहां पर नेचुरल वाइल्ड लाइफ अभी जिंदा नहीं है। तो इस वजह से करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, डेवलपिंग कंट्रीज, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब ये दो क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे 17 के पेपर में, जो बहुत ही इजी, हमें 4 नंबर फ्री में देके जाने वाले क्वेश्चन थे। इससे पहले का जो 8th क्वेश्चन हमने देखा डेवलप्ड कंट्रीज वाला, वो भी सिंपल क्वेश्चन था, वहां भी आप इजीली 2 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। यहां पर भी आपसे पूछा जा रहा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कौन सा है, ऐसा एनर्जी रिसोर्स जो खुद अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकता, कुछ टाइम पीरियड के बाद दोबारा से वो रेजुविनेट या रिप्लेनिश या दोबारा से वो रिसोर्स जो है वो भर नहीं जाएगा। सोलर, विंड, न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑल ऑफ द अबव। अब हमें पता है कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स दे आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, और करेक्ट आंसर हमारा है न्यूक्लियर रिएक्टर। जो भी यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम आप एक बार किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज कर देते हो तो उसके बाद उसका आप उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, और वो एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल यूरेनियम, प्लूटोनियम है, वो रिन्यू नहीं होता रहेगा अपने आप, राइट। सो दैट इज व्हाई न्यूक्लियर रिएक्टर्स दे आर नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, दे आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। कितने सिंपल क्वेश्चंस हमें अभी तक 3 देखने को मिल गए, 8वां, 9वां, 10वां, ये 6 नंबर हमें फ्री में मिल रहे हैं एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट से, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि 2017 एनवायरनमेंट पेपर वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इन 3 क्वेश्चंस के अलावा भी जो क्वेश्चंस हमने अभी देखे हैं एनवायरनमेंट के, वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, राइट। आप अच्छे से, हमें जो 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस 2017 के पेपर में, इसमें से आराम से आप 11 क्वेश्चन यानी 22 नंबर, और उन 22 नंबर में आप आराम से 15-16 नंबर तो लेकर आ सकते थे, कोई भी दिक्कत वहां पर नहीं थी, राइट। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, सन। करेक्ट आंसर यहां पर सन है। मुझे नहीं लगता यहां पर आपको एक्सप्लेन करने की कुछ भी जरूरत है, बाकी तो सभी चीजें हैं। कोल और नेचुरल गैस ये दोनों फॉसिल फ्यूल है अपने आप में, राइट। सो कोल इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल, एंड फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, राइट। आगे बढ़े, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द ग्लोबल वार्मिंग हैज रिजल्टेड इन, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक जो गर्मी बढ़ रही है, इसके कारण से क्या हुआ? इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ गई, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। डिक्रीज इन सी लेवल कम हो रहे हैं, नहीं, बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। जो बर्फ पिघल रही है पोलर एरियाज में, उसकी वजह से सी लेवल, समुद्र तल जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। डिक्रीज इन ह्यूमन डेथ्स, इंसानों की मृत्यु में कमी आ गई है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली डिजास्टर्स की वजह से या गर्मी की वजह से लोगों की जान अब ज्यादा जा रही है। सो करेक्ट आंसर इंक्रीज इन सी लेवल्स है, कि हमारे जो ओशंस के लेवल हैं उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, ज्यादा पानी ओशंस में एंटर कर रहा है, जो फ्रेश वाटर के फॉर्म में, जो अभी तक फ्रीज था किसी हिमालय की चोटी पे या फिर पोलर एरियाज में, वो पिघल करके ओशंस में जा रहा है, सी लेवल बढ़ रहे हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रेंड्स फॉर दी 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट। बहुत ही सिंपल पेपर मैं कहूंगा पूछा गया था 2017 में, लेकिन ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं होगा। 2018, 19 और 20 के पेपर में हम देखेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल दोबारा से अच्छा हो जाता है, और फिर जो कमीशन है वो इसी तरीके से एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को यूज करता है एस्पिरेंट्स को कुछ मार्क्स फ्री में देने के लिए, फ्री में मतलब है कि आसानी से देने के लिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर डालता है जो एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज करके उनसे गलती करवाने में सफल हो जाते हैं। तो इस वजह से एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप लोग आंसर करिए। आराम से आपको 10, 11, 12 क्वेश्चंस हर साल देखने को मिलते हैं एनवायरनमेंट के। दैट मींस 20 to 24 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, और यहां पर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकें। 70-80% मार्क्स आप इन में से स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 16, 17, 18 मार्क्स आप आउट ऑफ 24 लेकर आ सकते हो एनवायरनमेंट से, अगर आपने थोड़ा ढंग से तैयारी कर ली एनवायरनमेंट की, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त आपने ध्यान रख लिया। क्लियर है? सो इसी के साथ मुझे दीजिए यहां पर इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।